धीमी हवा की आवाज़, दूर कहीं घोड़ों की टापें, और एक ऐसा नाम जो सदियों तक डर का पर्याय बन गया, चंगेज़ खान। इतिहास की किताबों में उसे खूनी कहा गया, अत्याचारी कहा गया, मानवता का दुश्मन कहा गया। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सरल है, या फिर सच इससे कहीं ज़्यादा अंधेरा और कहीं ज़्यादा जटिल है? 12वीं सदी के मंगोलिया की बंजर धरती पर एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। वो किसी महल में नहीं जन्मा, न उसके पास सोने का ताज था, न विरासत में मिला साम्राज्य। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है जब वो सिर्फ 9 साल का होता है। उसका अपना कबीला उसे, उसकी माँ और उसके भाइयों को मरने के लिए छोड़ देता है। ठंडी हवाएं, भूख, अपमान, यही उसका बचपन था। वो घास की जड़ों से पेट भरता है। वो अपने ही सौतेले भाई की हत्या करता है क्योंकि भूख और सत्ता का संघर्ष उसके जीवन में बहुत जल्दी आ चुका था। क्या वही पल था जब एक बच्चे के भीतर इंसान मर गया और एक शासक जन्मा? तेमुजिन ने सीखा कि इस दुनिया में दया से ज्यादा ताकत की कीमत है। मंगोल कबीलों में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर कबीला दूसरे का दुश्मन, हर रात विश्वासघात का डर। तेमुजिन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने कहा, जन्म नहीं, योग्यता मायने रखेगी। जो वफादार होगा वही आगे बढ़ेगा। ये विचार उस युग के लिए क्रांति था। उसने गरीबों, गुलामों, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी अपनी सेना में जगह दी। वो खून से नहीं, काबिलियत से रिश्ता बनाता था। और धीरे धीरे बिखरे हुए कबीले एक झंडे के नीचे आ गए। 1206 में तेमुजिन को नया नाम मिला, चंगेज़ खान, सर्वव्यापी शासक। उस दिन से इतिहास ने करवट ली। मंगोल सेना अब सिर्फ एक कबीला नहीं थी, वो एक तूफान थी। घोड़े उनकी टांगे थे, धनुष उनकी सांस। वे तेजी से आते, वार करते और गायब हो जाते। चीन के शहर गिरे, मध्य एशिया के किले ढहे, फारस जल उठा, रूस कांप उठा। कहा जाता है कि जहां से उसकी सेना गुजरती थी वहां घास तक नहीं बचती थी। इतिहासकारों के अनुसार उसके अभियानों में लाखों लोग मारे गए। कुछ अनुमान 4 करोड़ तक की संख्या बताते हैं। शहरों को घेरकर उसने पानी के स्रोत काट दिए। जो समर्पण करता उसे कभी कभी बख्श दिया जाता, जो विरोध करता उसे मिटा दिया जाता। ये दया नहीं, संदेश था। भय उसका हथियार था। वो जानता था कि अगर एक शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो 10 शहर बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देंगे। क्या ये क्रूरता थी या युद्ध की गणित? लेकिन इसी अंधेरे में एक अजीब रोशनी भी दिखती है। चंगेज़ खान ने एक कानून बनाया, यासा। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि शासन का नियम था। उसमें लिखा था कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, शमनवादी, सभी को पूजा की आज़ादी। उस समय यूरोप धर्म के नाम पर खून बहा रहा था, लेकिन मंगोल साम्राज्य में पादरी, इमाम और भिक्षु एक साथ रहते थे। उसने धार्मिक नेताओं को टैक्स से छूट दी। क्या एक खूनी शासक ऐसा करता है? उसने राजदूतों की हत्या को सबसे बड़ा अपराध घोषित किया। जब ख्वारिज्म साम्राज्य ने उसके दूतों को मार डाला, तब उसने पूरा साम्राज्य तहस नहस कर दिया। उसके लिए युद्ध की भी एक मर्यादा थी। दूत पवित्र होते हैं। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया। सिल्क रोड उसके शासन में सुरक्षित हुआ। व्यापारी हजारों किलोमीटर बिना लूटे जा सकते थे। उसने डाक व्यवस्था बनाई, घोड़ों के रिले स्टेशन बनाए ताकि संदेश तेजी से पहुंचे। प्रशासन संगठित था, अनुशासन कठोर था। और महिलाओं के बारे में, मंगोल समाज में महिलाएं सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं थीं। वे संपत्ति संभालती थीं, राजनीति में भाग लेती थीं, यहाँ तक कि युद्ध में भी नेतृत्व करती थीं। उसकी अपनी बेटियां जीते गए इलाकों की शासक बनी। क्या ये उस दौर के लिए असाधारण नहीं था? लेकिन क्या ये सुधार उन लाखों लाशों को मिटा सकते हैं? क्या धार्मिक स्वतंत्रता उन जले हुए शहरों का दर्द कम कर सकती है? यही वो सवाल है जो इतिहास को 2 हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोग कहते हैं वो इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा था। कुछ कहते हैं उसने आधुनिक विश्व व्यवस्था की नींव रखी। उसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। विचार, तकनीक, व्यापार, सबका आदान प्रदान हुआ। कहा जाता है कि आज दुनिया के करोड़ों लोग उसके वंशज हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एशिया के बड़े हिस्से में एक ही वंशानुगत चिन्ह पाया गया जो उसके परिवार से जुड़ा माना जाता है। उसका प्रभाव सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं रहा, वो रक्त में भी बहता रहा। 1227 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसकी कब्र आज भी रहस्य है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ दफन है। जैसे वो जीवन भर एक रहस्य रहा, वैसे ही उसकी मौत भी रहस्य बन गई। उसके बाद उसका साम्राज्य और फैला,
उसके उत्तराधिकारियों ने चीन में युआन वंश स्थापित किया। यूरोप तक उसकी संतानों का प्रभाव पहुंचा। तो आखिर चंगेज खान कौन था? एक राक्षस, एक सुधारक, या परिस्थितियों का परिणाम? क्या हम 13वीं सदी के युद्धों को 21वीं सदी के मानवाधिकारों के तराजू पर तौल सकते हैं? क्या वो अपने समय का उत्पाद था, जहां शक्ति ही कानून थी, या वो उस समय से आगे था जिसने समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और योग्यता आधारित शासन की नींव रखी? इतिहास काला और सफेद नहीं होता, वो धूसर होता है। चंगेज खान उसी धूसरता का सबसे गहरा रंग है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति और नैतिकता के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। एक व्यक्ति जिसने दुनिया को झुका दिया, लेकिन आज भी खुद इतिहास के कटघरे में खड़ा है। जब अगली बार आप उसका नाम सुने तो सिर्फ तलवार की चमक मत देखिए, उस बच्चे को भी याद कीजिए जो बर्फीली रातों में भूखा सोया था। उस शासक को भी देखिए जिसने भय को हथियार बनाया लेकिन व्यवस्था भी बनाई। और फिर खुद से पूछिए, क्या इतिहास के सबसे बड़े विजेता को सिर्फ एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है? घोड़ों की टापें अब शांत हो चुकी हैं, साम्राज्य मिट चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। चंगेज खान मानवता का दुश्मन या उसका अनचाहा निर्माता? और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं अंधेरे में छिपा है। घोड़ों की टापें भले ही इतिहास की धूल में खो गई हों, लेकिन चंगेज खान का साया उसकी मौत के बाद और भी लंबा हो गया। 1227 एक रहस्यमयी हिम्मत। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई। कुछ कहते हैं बीमारी से, कुछ कहते हैं घोड़े से गिरकर, और कुछ दंत कथाएं फुसफुसाती हैं कि उसकी मौत भी उतनी ही हिंसक थी जितना उसका जीवन। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसकी कब्र। उसे कहाँ दफनाया गया कोई नहीं जानता। कथाएं कहती हैं कि जिन सैनिकों ने उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया उन्हें भी मार दिया गया ताकि राज हमेशा के लिए दफन रहे। क्या ये सिर्फ कहानी है या सत्ता का अंतिम प्रदर्शन? उसकी मृत्यु के बाद आमतौर पर साम्राज्य बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। उसका साम्राज्य और फैल गया। उसके बेटों और पोतों ने उसकी तलवार को आगे बढ़ाया। ओगदेई खान ने चीन पर कब्जा मजबूत किया। कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की। बाटू खान की सेनाएं यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गईं। हंगरी, पोलैंड, यूरोप पहली बार एशिया के तूफान से रूबरू हुआ। अगर कुछ परिस्थितियां अलग होती तो शायद यूरोप का नक्शा भी बदल जाता। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सिर्फ विनाश था? मंगोल साम्राज्य के दौरान एक अजीब शांति भी आई, जिसे इतिहास पैक्स मंगोलिका कहता है। सिल्क रोड पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ। चीन से कागज बनाने की तकनीक, बारूद, कंपास, ये सब पश्चिम की ओर पहुंचे। यूरोप से कांच, धातु कला, वैज्ञानिक विचार पूर्व की ओर गए। व्यापारियों के कारवां हजारों किलोमीटर तय करते बिना डर के। क्या ये वैश्वीकरण की पहली लहर नहीं थी? मंगोलों की प्रशासनिक प्रणाली भी अलग थी। वे स्थानीय प्रशासकों को बनाए रखते जब तक वे वफादार रहें। टैक्स तय थे, मनमाने नहीं। जनगणना करवाई गई। डाक नेटवर्क इतना तेज था कि संदेश कुछ ही दिनों में विशाल दूरी तय कर लेते। ये सब उस दौर में हुआ जब दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी सामंती अव्यवस्था थी। लेकिन इस व्यवस्था की नींव में लाशें भी थीं। निशापुर, मर्व, उर्गेंज, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये कभी जीवित सभ्यताएं थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ शहरों में जनसंख्या लगभग पूरी तरह खत्म कर दी गई। डर एक रणनीति था। चंगेज खान समझता था कि भय मनुष्य की सबसे गहरी भावना है। अगर दुश्मन पहले से ही टूट जाए तो तलवार कम चलानी पड़ेगी। उसने आतंक को हथियार बनाया। ये आधुनिक मानवाधिकार की भाषा में अपराध है, लेकिन 13वीं सदी की भाषा में ये जीत की रणनीति थी। और फिर एक और अंधेरा सच। मंगोल अभियानों के दौरान लाखों लोग मारे गए। कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उन युद्धों में खत्म हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु से खेती बंद हुई और कार्बन उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट आई, जैसे पृथ्वी ने कुछ समय के लिए सांस ली हो। क्या ये विडंबना नहीं है कि एक इंसान का विनाश पर्यावरण पर भी असर डाल गया? लेकिन अगर हम सिर्फ संख्या देखें तो इंसान खो जाता है। हर लाख के पीछे एक चेहरा था, एक परिवार था, एक अधूरा सपना था। यही इतिहास का सबसे भारी बोझ है। आंकड़े दर्द को छुपा लेते हैं। फिर भी चंगेज खान की विरासत सिर्फ खून नहीं थी। उसने योग्यता आधारित पदोन्नति को संस्थागत रूप दिया।
उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को दंडित किया अगर वे कानून तोड़ते। उसने लूट को नियंत्रित किया। सेना में अनुशासन कठोर था। बिना आदेश के लूटने वाले को सजा मिलती थी। उसने महिलाओं के अपहरण पर कठोर दंड तय किया, क्योंकि उसकी अपनी मां का अपमान उसने बचपन में देखा था। शायद उसके कानूनों में उसके बचपन की छाया थी। उसकी धार्मिक नीति भी रणनीतिक थी। वो खुद किसी एक धर्म से बंधा नहीं था। वो आकाश देव तेंगरी में विश्वास करता था, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को दूसरों पर नहीं थोपा। वो जानता था कि विविध साम्राज्य को एक ही धर्म में बांधना विद्रोह को जन्म देगा। इसलिए उसने सहिष्णुता चुनी, शायद नैतिक कारण से नहीं, बल्कि स्थिरता के लिए। लेकिन परिणाम वही था, स्वतंत्रता। इतिहास की अदालत में समस्या यही है, इरादा मायने रखता है या परिणाम। अगर किसी शासक ने स्थिरता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी, तो क्या वो मानवाधिकार का समर्थक कहलाएगा या वो सिर्फ व्यवहारिक था? आज मंगोलिया में चंगेज खान राष्ट्रीय गौरव है। उसकी मूर्तियां खड़ी हैं, उसका नाम हवाई अड्डे पर है। लेकिन जिन देशों पर उसने आक्रमण किया, वहां उसकी याद भय और त्रासदी से जुड़ी है। एक ही व्यक्ति दो अलग चेहरों में। शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। वो पूरी तरह राक्षस नहीं था, वो पूरी तरह नायक भी नहीं था। वो उस युग का प्रतिबिंब था जहां शक्ति ही अस्तित्व थी। उसने उस नियम को सबसे बेहतर तरीके से खेला और जीता, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। तो जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, अधिकारों का विचार शून्य में पैदा नहीं हुआ। वो युद्धों, साम्राज्यों, क्रांतियों और गलतियों से निकला है। चंगेज खान उस लंबी यात्रा का एक हिंसक अध्याय है। उसने दुनिया को जोड़ा, लेकिन जोड़ने से पहले तोड़ा। उसने व्यवस्था बनाई, लेकिन पहले अराजकता फैलाई। और शायद इतिहास का सबसे असहज सच यही है, कभी कभी सभ्यता का रास्ता अंधेरे से होकर गुजरता है। घोड़ों की टापों की गूंज अब सिर्फ कल्पना में है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर आप 13वीं सदी में जन्म लेते, तो क्या आप उसे अत्याचारी कहते या महान शासक? सच शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी सेना के साथ खड़े थे या उसके सामने। और इसी धुंध में चंगेज खान हमेशा जिंदा रहेगा, एक चेतावनी, एक पहेली और इतिहास का सबसे गूंजता हुआ नाम।